एक गांव था जिसका नाम भोजपुर था और वहां एक पूर्व सैनिक निवास करता था जिसे सभी लोग फौजी के नाम से पुकारते थे। उनका असली नाम राम सज्जन था। राम सज्जन अपनी पत्नी भागवंती देवी और बच्चों के साथ अपने गांव में रिटायरमेंट के बाद से स्थायी रूप से बस गए थे। उनके पास पर्याप्त खेत खलिहान थे, इसलिए उन्होंने खेती बाड़ी को ही अपना जीवन निर्वाह का साधन बना लिया। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटों में राघव, माधव और सबसे छोटा कृपा थे। बेटियों में सुरेखा और रेखा शामिल थी। भागवंती ने अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। राघव और माधव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन कृपा को पढ़ाई से तनिक भी लगाव नहीं था। किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद भी वह पढ़ाई में कोई रुचि नहीं दिखाता था। भागवंती उसे रोज समझाती, पर कृपा हर बार कहता, माँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। थक हार कर माँ चुप हो जाती, लेकिन कृपा का रुख नहीं बदलता। राम सज्जन की मेहनत से खेतों में अच्छी फसलें उग रही थी और घर का आर्थिक हाल ठीक ठाक चल रहा था। बड़ी बेटी सुरेखा का विवाह समीप के एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुरेखा के भी 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन भाग्य ने सुरेखा की खुशियां ज्यादा समय तक देखना गवारा नहीं समझा। उसके पति सुधीर, जो एक शादी के समारोह में बाराती बनकर गए थे, उनकी किस्मत ने अचानक मोड़ लिया। बारात से लौटते समय रास्ते में बस पलट गई और सड़क पर बारातियों के साथ हादसा हो गया। दूल्हा दुल्हन तो किसी तरह बच गए, लेकिन कुछ बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ने अपनी जान गंवा दी। सुलेखा के पति सुधीर का भी वही दुखद अंत हुआ था। हंसी खुशी से भरा शादी समारोह एक पल में मातम में बदल गया। वधू का गृह प्रवेश तो हुआ, पर उसके साथ साथ पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। हर ओर यही चर्चा थी कि नई दुल्हन अशुभ है। उसकी पहली ही कदम से बारात पर विपत्ति टूट पड़ी। भगवान ही जाने आगे क्या होगा। इस तरह की बातें सुन सुनकर नई दुल्हन का दिल टूट गया था। वह दिन रात रोती रहती थी, लेकिन किसी के पास उसके आंसुओं को पोंछने के लिए सुकून भरे शब्द नहीं थे। राम सज्जन और उनकी बेटी सुरेखा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुधीर की मौत ने सुरेखा के जीवन को बर्बाद कर दिया था। राम सज्जन ने अपनी बेटी और उसके 3 बच्चों को अपने घर लाकर संभालने का प्रयास किया। उनकी पत्नी भागवंती देवी अपने सरल और स्नेहिल स्वभाव से बेटी को लगातार ढांढस बंधाती रही। वह सुरेखा को समझाती, हिम्मत देती और बच्चों का भी बड़े प्रेम से ध्यान रखती थी। रेखा भी अपनी मां और बड़ी बहन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इसी बीच फौज में भर्ती का मौका आया। राम सज्जन का बेटा राघव उसमें शामिल हुआ और चयनित भी हो गया। मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद वह ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी पोस्टिंग चीन की सीमा पर हो गई। एक ओर तो राघव की फौज की नौकरी थी और दूसरी ओर देश की सीमा पर तैनाती। गांव के लोग राम सज्जन से पूछने लगे, भैया, राघव का विवाह कब करोगे? इस पर राम सज्जन मुस्कुराकर जवाब देते, जल्दी ही करेंगे भाई, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस बीच राघव के विवाह के लिए रिश्ते आने जाने लगे। कोई रिश्ता आता तो दूसरा चला जाता। इसी दौरान रेखा भी बड़ी हो गई थी और राम सज्जन उसके लिए भी वर देखने लगे थे, ताकि उसका समय पर विवाह हो जाए और वह अपने ससुराल चली जाए। राघव के लिए आने वाले रिश्तेदार अपनी कन्याओं की तारीफों के पुल बांधते, कहते, हमारी बेटी आपके घर के लिए एकदम योग्य है, सुंदर है, संस्कारी है और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगी। एक दिन राम सज्जन ने अपनी पत्नी भागवंती से कहा, सुनो भागवंती, पहले यह बताओ, बेटी का विवाह पहले करें या बेटे का? इस पर भागवंती ने जवाब दिया, पहले हम बहू घर ले आते हैं, उसके बाद बेटी का ब्याह करेंगे। घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा।
और बहू भी गांव की ही होनी चाहिए। ज्यादा पढ़ी लिखी बहू ससुराल में ठीक से नहीं निभा पाएगी। गांव में ही शादी करना बेहतर रहेगा। भागवंती की सलाह मानकर राम सज्जन ने गांव के त्रिलोकी सिंह की बेटी श्यामा के साथ राघव की शादी तय कर दी। त्रिलोकी सिंह के 2 पुत्र और 1 पुत्री श्यामा थी। उनके पास खेती बाड़ी की जमीन थी और ओनायल इंडिया कंपनी में चपरासी की नौकरी भी करते थे। श्यामा अधिक शिक्षित नहीं थी, जैसा कि अक्सर गांवों में देखा जाता है, जहां लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों को बस घर के कामकाज, सिलाई बुनाई और घर संभालने के हुनर सिखाए जाते हैं। यही ज्ञान उनके जीवन को संभालने के लिए पर्याप्त समझा जाता था। राम सज्जन ने राघव को खबर दी, बेटा सुन रहे हो, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। 17 अप्रैल को तिलक है और 7 जून को शादी की तारीख निकलवाई है, तो 15 अप्रैल तक छुट्टी लेकर घर आ जाना। राघव के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। पिताजी ने कैसी लड़की देखी होगी, कैसे पूछूं? पुराने समय में लड़कों की पसंद नहीं पूछी जाती थी। जहां माता पिता रिश्ता तय करते, वहीं विवाह संपन्न हो जाता था। यही हाल राघव के साथ भी हुआ था। राम सज्जन ने अकेले ही जाकर लड़की देखी और विवाह तय कर दिया था। श्यामा हालांकि नाम से साधारण थी, परंतु देखने में गोरी चिट्टी और सुंदर थी। घर लौटकर राम सज्जन ने अपनी पत्नी भागवंती से कहा, सुनो भागवंती, हमारी बड़ी बहू बहुत ही अच्छा खाना बना लेती है और देखने में भी सुंदर है। तुम जो कह रही थी, हमने वही किया। गांव की ही लड़की से विवाह तय कर दिया है। अब तुम उसकी बाकी चीजें भी सिखा देना। राघव 15 अप्रैल से पहले ही घर लौट आया था। उसने मां से पूछा, मां, लड़की कैसी है? क्या आप देखने गई थी? भागवंती ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हम नहीं देख पाए। तुम्हारे बाबूजी ही जाकर देख आए थे और उनकी नजर में लड़की ठीक है। अब शादी के दिन ही तुम खुद देख लेना और उसके गुण धर्म भी शादी के बाद ही पता चलेंगे। तिलक के दिन लड़की वालों की तरफ से लोग आए। वे अपने साथ बर्तन, कपड़े, मिठाई, फल और राघव के लिए एक घड़ी, अंगूठी और सोने की चेन भी लेकर आए थे। उधर राम सज्जन ने लड़की वालों का बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया और विदाई भी बहुत सम्मानजनक तरीके से की। उन्होंने लड़की के लिए कपड़े, गहने, मिठाई और फल भी उपहार स्वरूप भेंट किए। विवाह का दिन धीरे धीरे समीप आ पहुंचा। राम सज्जन ने धूमधाम से बारात सजाई, जहां नाच, गाना, बैंड बाजा सब कुछ तैयार था। मात्र 5 कारों की एक जीप सजाई गई थी, जिसमें दुल्हन के लिए कपड़े, आभूषण, मिठाई, फल और सूखे मेवे थे। मां की रौनक जैसे इस आयोजन को 4 चांद लगा रही थी। बाजे गाजे के बीच बारात रवाना हो गई। द्वार पूजा संपन्न हुई। कन्यादान और सिंदूर दान का आयोजन हुआ। मोदक की रस्म भी पूरी हुई और संधि मिलन की विधि वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार निभाई गई। पूरे समय राघव के साथ साथ दोनों भाई भी नई भाभी को ठीक से देख नहीं पाए थे, क्योंकि सारी रस्में घूंघट में ही पूरी की गई थी। तीसरे दिन सुबह के वक्त बहू की विदाई का समय आ गया। राम सज्जन अपने बेटे, बहू और बारात के साथ घर लौटने लगे। घर पहुंचने पर बहू का स्वागत धूमधाम से किया गया। जैसे ही बारातियों का कारवां राम सज्जन के दरवाजे पर रुका, सभी बाराती धीरे धीरे विदा होकर अपने अपने घर चले गए। तभी बंधु की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी और पूरे घर में हलचल मच गई। बहू आ गई है कि आवाजों के बीच मछली, दही और अनाज लाने का शोर गूंज उठा। सभी सामान दरवाजे पर जुटाए जाने लगे और पड़ोसी व रिश्तेदार भी भागकर सहायता में जुट गए। भागवंती बहू को थामे हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और गृह प्रवेश की विधि आरंभ की। उसने सुलेखा को संबोधित करते हुए कहा, बिटिया, भैया का गठजोड़ जोड़ दे। लेकिन परिवार के बुजुर्ग खुलकर बोले, अरे सुलेखा की मां, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है?
कि विधवा गठजोड़ नहीं जोड़ती? ये कैसा पागलपन है? इतना सुनते ही सुलेखा भीतर भाग गई और अपने कमरे में जाकर सिसकने लगी। माँ और भाई ने उसे जल्दी से ढांढस बंधाया और उसकी आंखों के आंसू पोंछे। सुघड़ भागवंती ने सबसे पहले श्यामा को मछली पकड़ाई, उसके बाद चुमावन और मांग की रस्म निभाई। परिवार के बुजुर्गों ने एक एक करके सभी रीति रिवाज संपन्न कराए, जिसमें बहू के माथे पर दही रखकर उसे द्वार पर डलवाया और कुलदेवी की पूजा करवाई। कुलदेवी की पूजा के पश्चात मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई, जहां एक एक करके सबने बहू का मुंह देखा और उसे उपहार दिए। सारा दिन इसी में व्यतीत हो गया। भागवंती ने सोचा कि वह बहू को मुंह दिखाई में क्या दे। उसके पास सास द्वारा दिया गया सोने का हंसली था। उसने सोचा कि इसे तुड़वा कर तीनों बहुओं और रेखा के लिए गहने बनवा दूंगी। समय की कमी के कारण उसने हंसली श्यामा को दे दी। कुछ दिन बाद वह योजना बनाने लगी कि बहुओं की मुंह दिखाई और रेखा के लिए चैन बनवा लेगी। भागवंती एक अत्यंत नेक और सरल स्वभाव की महिला थी। जो कोई भी उनके द्वार पर आता, उसे भोजन कराए बिना वे कभी विदा नहीं करती। दान दक्षिणा में भी उनका हाथ सदैव खुला रहता था। कोई साधु, फकीर या भिक्षुक उनके आंगन से खाली हाथ नहीं लौटता था। वे हर पर्व त्योहार पूरे विधि विधान से मनाती और आस पड़ोस के जरूरतमंदों को अनाज, दाल, मिठाई, सरसों का तेल और सब्जी वितरित करती। राघव एक रात जब घर लौटा तो श्यामा की मोहकता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह 2 महीने की छुट्टी पर आया था, जो 10 दिन बाद समाप्त होने वाली थी। भागवंती ने सोचा कि राघव के प्रस्थान से पहले ही नई बहू से रसोई की रस्म पूरी करवा ली जाए, ताकि वह उसके हाथों का बना खाना चख सके। श्यामा ने रसोई वाले दिन नई साड़ी पहनी और अपनी दोनों नंदों के साथ रसोई घर में चली गई। खाना बनाते समय सामान्य भोजन के अलावा उसने खीर भी पकाई, जिसे सभी ने पसंद किया और बहू को उपहार स्वरूप नेक भी दिए। 15 जून को राघव वापस अपनी नौकरी पर चला गया। श्यामा का रंग गोरा था, पर उसकी विचारधारा और व्यवहार में कालेपन की झलक दिखने लगी। उसे अपनी दोनों ननदें और सास कतई पसंद नहीं थी। धीरे धीरे श्यामा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने भागवंती से कहा, माँ जी, अब आपको घर के काम काज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस पूजा पाठ किया कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। भागवंती ने सोचा कि बहू समझदार है और खुश हो गई। भागवंती ने अपने पास रेखा की शादी के लिए जो थोड़े बहुत गहने सहेज कर रखे थे, श्यामा ने वे भी उनसे ले लिए और घर की चाबियां भी अपने कब्जे में कर ली। श्यामा ने धीरे धीरे सारे दान पुण्य और भिक्षा देना बंद कर दिया। अगर परिवार का कोई सदस्य भागवंती से यह पूछने आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वह तीखे स्वर में उत्तर देती, यह हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत पड़ें। अब यह घर हम अपने तरीके से चलाएंगे। भागवंती के लिए यह सब सुनना कष्टदायक था, पर वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझने लगी। श्यामा का क्रोध और सनक दिन ब दिन बढ़ती गई। राम सज्जन के लिए गर्म गर्म भोजन दरवाजे पर भेजने की परंपरा भी समाप्त कर दी। जब उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया तो श्यामा ने स्पष्ट कहा, बाबूजी, अगर आप 10 बजे खाते हैं तो हम आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब भी भोजन भेजा जाए आप खा लीजिए। राम सज्जन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा कि वे लक्ष्मी लाने गए थे, परंतु यह कैसी कठिनाई लेकर आ गए हैं। श्यामा ने रेखा से सारा घर का काम कराना शुरू कर दिया और उसे ताने मारते हुए कहती, काम सीखना जरूरी है, ससुराल जाकर क्या करोगी? लोग यही कहेंगे कि माँ बाप और भाभी ने कोई काम नहीं सिखाया। राम सज्जन यदि किसी बात पर टोकते तो श्यामा उन्हें अपशब्द कहने से भी नहीं चूकती। ये रोज का सिलसिला बन चुका था। जब राघव छुट्टी में घर आया तो श्यामा चुप हो गई। भागवंती ने कुछ नहीं कहा। सोचते हुए
कि यदि राघव पत्नी को डांटेगा तो बाहर के लोग चर्चा करेंगे। अब भागवंती जो भी खाना मिलता वह चुपचाप खा लेती, चाहे वह बासी ही क्यों ना हो। उनकी नियति यही बन गई थी। इसी बीच रेखा का विवाह तय हो चुका था और श्यामा की चालों के बीच शादी की तैयारियां भी होने लगी। भागवंती ने सोचा कि यही उपयुक्त समय है जब पुरानी हंसली मांगकर उसे तुड़वाकर 4 गहने बनवाए जा सकते हैं जो वह अपनी बहुओं और रेखा को भेंट कर सके। उसने श्यामा को बुलाकर कहा, बिटिया, जो हंसली मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में दी थी वह जरा ले आओ, अब उसकी जरूरत आ पड़ी है। यह सुनते ही श्यामा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह भड़कते हुए बोली, मां जी, यह हंसली तो आपने मुझे रस्म के अनुसार दी थी, अब आप उसे हमसे छीनना चाहती हैं? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है? हम इसे नहीं लौटाएंगे। भागवंती को श्यामा की यह प्रतिक्रिया देखकर चुप होना पड़ा, क्योंकि श्यामा ने हंसली लौटाने से साफ मना कर दिया था। रेखा की शादी की तैयारियों के दौरान भागवंती को अक्सर धमकी मिलती रहती कि अगर उन्होंने कुछ कहा या किया तो श्यामा अपने पीहर चली जाएगी। राघव और माधव दोनों मिलकर शादी की तैयारियां करने लगे। इस बीच सुरेखा के बच्चे जब भूख लगने पर मामी से खाने की मांग करते तो श्यामा उन्हें डांटते हुए कहती, क्या हमने जिंदगी भर की रसोई का ठेका ले रखा है? तुम्हारे दादा यही काम करेंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है। बच्चों के आंसू देखकर सुरेखा का हृदय दुख से भर जाता और उसने मन ही मन ठान लिया कि रेखा की शादी के बाद वह अपने बच्चों को लेकर ससुराल चली जाएगी। रेखा की शादी की खरीदारी के लिए राघव और माधव जब बाजार जाने लगे तो श्यामा ने तंज कसते हुए कहा, इतना फालतू पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने जवाब दिया, रेखा हमारी बहन है, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन श्यामा ने ताने मारते हुए कहा, हां, और मैं भी तो रेखा की भाभी हूं। आखिरकार वह खा पीकर गठरी बांधकर ससुराल चली जाएगी। यह सुनकर राघव क्रोध से पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। माधव और कृपा ने अपने बड़े भाई को समझाया, भैया, घर में इस तरह का बर्ताव शोभा नहीं देता। भाभी की सोच तो पुरानी है, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं। राघव चुप रहकर शादी की तैयारियों में जुट गया। राम सज्जन ने अनाज की बिक्री और बैंक से लिए गए कर्ज के पैसों से शादी का प्रबंध किया। कपड़े, गहने, वाहन, बर्तन, मिठाई और फल सब कुछ तिलक समारोह के लिए तैयार किया गया। रेखा का तिलक बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और तिलक के 10 दिन बाद बारात आने वाली थी। शादी के कुछ दिन पहले रेखा के रिश्तेदार आना शुरू हो गए। उनके रहने और खाने पीने का प्रबंध भी करना था। श्यामा की रोजमर्रा की शिकायतें और ताने लगातार सुनाई देते थे। वह कहती, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। राघव ने रिश्तेदारों के खाने के लिए एक हलवाई की व्यवस्था कर दी ताकि बात बिगड़े नहीं। इन सब के बीच राघव अपने भाग्य को कोसता, सोचता, भगवान ने कैसी पत्नी दी है, जैसे सोने के कलश में विष भरा हो। घर की प्रतिष्ठा का श्यामा को कोई भान नहीं था, जबकि सुरेखा अपनी बहन रेखा की शादी की तैयारियों में तन मन से जुटी थी और अपनी मां का हाथ बढ़ा रही थी। विवाह का दिन जल्दी ही आ गया और दरवाजे पर बारात की धूम मचने लगी। थोड़ी ही देर में द्वार पूजा का आयोजन शुरू हो गया। रेखा का दूल्हा महेश अत्यंत रूपवान था। जब कन्यादान का समय आया तो रेखा को नई साड़ी पहनाई गई और मां की कर्णफूल व अंगूठी के साथ मंडप ले जाया जाने लगा। इसी बीच श्यामा अचानक दौड़ते हुए आई और रेखा के गहने उतारने का प्रयास करने लगी। भागवंती ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह गहने तेरे नहीं है बहू, यह हमारी बेटी के हैं जो हमने उसे दिए हैं। इतना सुनते ही श्यामा ने चिल्लाना शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगी। राघव ने तुरंत उसे एक कमरे में बंद कर दिया।
जो भी रिश्तेदार ये हंगामा सुनते वे पूछते कि क्यों शोर मचा रही है। राघव जवाब देता, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, डॉक्टर की दवा चल रही है, आप इस पर ध्यान न दें और शादी का आनंद लें। शादी की रस्में निर्विघ्न संपन्न हुई और विदाई का क्षण आ गया। राघव ने कमरे का ताला खोलते हुए श्यामा से कहा, रेखा जा रही है, उससे मिल लो। लेकिन श्यामा तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, हम रेखा से मिलने नहीं जाएंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। रेखा ने अपनी मां और बहन से विदा ली और आंसुओं के साथ डोली में बैठ गई। वह भाभी श्यामा के पास भी गई, लेकिन श्यामा ने उसे धक्का दे दिया। कृपा ने अपनी रोती हुई बहन को संभाला और डोली में बिठा दिया। महेश से आग्रह किया, मेरी बहन बहुत भोली है, उसका ख्याल रखना। रेखा के विदा होने के बाद घर सुनसान सा हो गया था। सुरेखा भी अपने बच्चों को लेकर माधव के साथ ससुराल चली गई। राघव की सरकारी नौकरी की नई पोस्टिंग हमीरपुर में हुई थी, जहां उन्हें सरकारी आवास भी मिला था, परंतु मां के विषाक्त व्यवहार के कारण उसने उन्हें साथ नहीं ले जाने का निर्णय लिया। घर पर बस भागवंती, बाबूजी, माधव और कृपा ही रह गए थे। भागवंती की स्थिति अब दयनीय हो चुकी थी। वह नहा धोकर पूजा पाठ के बाद जब भोजन के लिए आती तो उसके सामने बासी भोजन परोस दिया जाता। पहले जहां घर में दूध दही की भरमार होती थी, अब परिवार वालों को बचा कुचा भोजन दिया जाता और ताजगी से परिपूर्ण खाद्य सामग्री बाहर वालों को मुफ्त में बांट दी जाती। ये सब देखते हुए भी भागवंती मौन साधे रहती। इस बीच माधव को शिक्षक के रूप में नौकरी मिल चुकी थी। राघव और माधव मिलकर अपने पिताजी की सहायता करते थे। अब माधव के लिए विवाह प्रस्ताव भी आने लगे थे। एक दिन राम सज्जन ने माधव से कहा, बेटा, रेखा की शादी में हम ठगे से रह गए। अब तेरे विचार कैसे हैं? क्या हम तेरे लिए कोई उचित रिश्ता ढूंढें जो तेरी पसंद के मुताबिक हो? माधव ने सहजता से कहा, पिताजी, मेरी कोई विशेष पसंद नहीं है। अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेगी। जो भी रिश्ता आए वह हमारे आसपास का हो और लड़की कम से कम बीए पास होनी चाहिए। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की शिक्षित होनी चाहिए। अगर वह नौकरी करना चाहे तो वह भी कर सकती है। राम सज्जन के मन में यह सुनकर एक विचार अंकुरित होने लगा। अंततः माधव के लिए उपयुक्त कन्या का चयन कर लिया गया। कई स्थानों पर रिश्ते देखने के पश्चात एक जगह माधव का विवाह तय हुआ। वधू का नाम कविता था, जो अमर सिंह की पुत्री तथा रामायण सिंह के परिवार से संबंध रखती थी। उनका निवास शहर में था और वहीं उनका व्यवसाय भी चलता था। परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, जिनमें से कविता सबसे छोटी थी और वर्तमान में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वह बई की छात्रा थी और रामायण सिंह की कन्या होने के नाते उसके संस्कारों और शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था। जब श्यामा ने सुना कि माधव की पत्नी पढ़ी लिखी आ रही है तो उसके भीतर जलन और बढ़ गई। परिवार के कुछ सदस्य और पड़ोसियों ने भी उसे बहकाने का काम किया, यह कहकर कि नई बहू को सिर पर मत चढ़ाना और अपना अधिकार कभी मत छोड़ना। इस तरह की बातें केवल अस्थिरता पैदा करने के लिए ही होती है। माधव की शादी 2 जून को तय हुई थी। बारात की तैयारियां पूरे जोर शोर से की गईं। सभी बाराती बस में सवार होकर रामायण सिंह के आवास की ओर रवाना हुए, जहां उनका स्वागत अत्यंत शानदार ढंग से किया गया। वर वधू के परिवारों के बीच हंसी खुशी का माहौल बना रहा और दान दहेज के साथ कविता की विदाई भी संपन्न हुई। ससुराल में प्रवेश करने पर भागवंती ने लोकाचार के अनुसार कविता का अभिनंदन किया। रेखा और सुरेखा अपनी पढ़ी लिखी भाभी के आगमन से बहुत प्रसन्न थी। जल्द ही कविता को यह समझ में आ गया कि घर में जेठानी का ही वर्चस्व है और माता पिता उन्हीं की मर्जी से चलते हैं। छुट्टियां समाप्त होते ही
माधव नौकरी पर वापस चला गया, जिससे कविता को अपने सास ससुर के भरोसे छोड़ दिया गया। सुरेखा और रेखा के साथ कविता का व्यवहार सखी जैसा हो गया था और उनमें किसी भी प्रकार का पढ़ाई का घमंड नहीं था। 5 दिन के बाद कविता की पहली रसोई का कार्यक्रम रखा गया। इसके पश्चात घर के भोजन की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल दी गई। रामा ने भी अपने तरीके से उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना शुरू कर दिया। कविता, जो शहर में पली बड़ी थी, ने कभी उपलों और लकड़ियों पर भोजन नहीं पकाया था। यहाँ उसे गीली लकड़ियां और उपले दिए जाते थे, जिससे वह संघर्षपूर्ण स्थिति में किसी तरह भोजन तैयार करती। यद्यपि उसकी रोटियां अधजली या कभी कभी कच्ची रह जाती, फिर भी वह पूरे परिवार को भोजन करवाकर ही खुद खाती थी। राम सज्जन और भागवंती को कविता का यह समर्पण पसंद आया और वे उससे अत्यंत प्रसन्न थे। यह देखकर श्यामा, जो ईर्ष्या में जल रही थी, अक्सर कविता को अपमानित करने के बहाने ढूंढती और ससुर को उसके विरुद्ध भड़काने की कोशिश करती। राघव जब घर आया तो उसे पता चला कि फौज में बहाली निकली है। वह कृपा को अपने साथ ले गया और उसकी अच्छी तरह से तैयारी करवाई, जिससे वह फौज में नौकरी पा सके। तीनों भाई आपसी समझदारी से रहते थे और मिलजुल कर सभी कार्य करते थे। उनकी एकजुटता देखकर पट्टीदार लोग ईर्ष्या से जलने लगे और श्यामा को उकसाने लगे। इसी दौरान श्यामा ने 2 बेटों और एक बेटी को जन्म दिया। माधव ने नई नौकरी शुरू की और छुट्टी पर घर आता जाता रहा। एक दिन राम सज्जन ने माधव से कहा, बेटा, छोटी बहू को अपने साथ ले जाओ। इस पर माधव ने उत्तर दिया, बाबूजी, अगर मां भी हमारे साथ चले तो सही रहेगा। राम सज्जन ने कहा, अगर मां जाना चाहे तो तुम उन्हें ले जाओ, हम घर देख लेंगे। इस पर माधव अपनी मां और पत्नी कविता को लेकर गोरखपुर चला आया। वहां कविता और भागवंती के बीच मां बेटी जैसा प्यार और अपनापन था। लोग उन्हें सास बहू नहीं बल्कि मां बेटी मानते थे। कविता भागवंती की हर पसंद का ख्याल रखती थी, चाहे वह खाने की बात हो या पहनावे की। कुछ समय बाद जब कविता मां बनने वाली थी तो उन्हें गांव आना पड़ा। कविता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके जन्मोत्सव पर राम सज्जन ने पूरे गांव को भोज के लिए निमंत्रण दिया, परंतु श्यामा माधव के बेटे से खुश नहीं थी। उसे केवल अपने ही बच्चे से प्रेम था। नामकरण के समय माधव के बेटे का नाम वैभव रखा गया। कविता और श्यामा एक दूसरे के विपरीत थी। कविता के लिए परिवार का महत्व सबसे ऊपर था, जबकि श्यामा बड़ी होने के कारण उसे हर समय परेशान करती रहती थी और मानसिक यातनाएं देती थी। कविता अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार और ससुर की प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए सब कुछ सहती रही, जिसके कारण श्यामा का साहस बढ़ता गया। कभी कभी कविता को बिना खाए सो जाना पड़ता और किसी को इसका पता तक नहीं चलता। मानसिक उत्पीड़न झेलते हुए जब बिना वजह उसे पति की डांट भी सुननी पड़ती, तब वह धीरे धीरे अवसाद का शिकार हो गई। भागवंती यह सब देखती रही और माधव के बेटे का तिरस्कार भी सहन नहीं कर पा रही थी। जब माधव छुट्टी पर घर आया तो भागवंती ने कहा, बेटा, बहू और लल्ला को लेकर शहर वापस चले जाओ। यहाँ गांव में सुविधाएं नहीं है और बहू बीमार पड़ रही है। कविता ने भी कहा, मां, आप भी चलिए, तभी हम जाएंगे। फिर माधव अपनी मां और पत्नी को लेकर गोरखपुर लौट आया, जहां पहुंचने के बाद कविता और भागवंती ने राहत की सांस ली। राम सज्जन ने राघव के बेटों राम और श्याम को एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया, जिसका सारा खर्चा वे स्वयं उठाते थे। राघव की बेटी का भी नाम उसी स्कूल में दर्ज करवा दिया गया था। इधर तीनों भाइयों ने मिलकर एक भव्य घर बना लिया था। खेती की आय से परिवार का पालन पोषण आराम से होता था और हर साल खेती से 87 से 80 हजार रुपये की आमदनी हो जाती थी।
लेकिन समय का खेल अनजान होता है। एक दिन राम सज्जन को अचानक बुखार हो गया। दोनों बेटियां घर पर थी, पर सभी बेटे बाहर थे। रात में राम सज्जन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनका निधन हो गया। परिवार में सबसे बड़े बेटे राघव ने उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली और अपने भाइयों को खबर दी। उस समय भागवंती भी गोरखपुर में माधव के साथ थी। माधव और कविता ने उसे बिना बताए गांव लाने का निर्णय लिया। जब भागवंती घर पहुंची तो उसने घर की शांति और सन्नाटा देखकर बच्चों से बाबा के बारे में पूछा। बच्चों ने बताया कि बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे भगवान के पास चले गए हैं। यह सुनकर भागवंती सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। शारीरिक चोटें तो सुई और दवाओं से ठीक हो गईं, लेकिन मानसिक आघात इतना गहरा था कि भागवंती का जीवन बदल गया। वह जैसे एक जिंदा लाश बनकर रह गई और धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगी। अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद तीनों भाई अपनी नौकरियों पर लौट गए और खेतों को बटाई पर दे दिया। वे बारी बारी से घर आकर उसकी देखभाल करते रहे। इस बीच कविता भी गोरखपुर लौट आई और उसे दूसरे बच्चे का आगमन भी निकट था। मां की शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी और कविता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण उसे मजबूरी में अपने पिता के घर जाना पड़ा। वहीं उसने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया, जिसका नाम बड़े प्यार से जया रखा गया। जया न केवल सुंदर थी बल्कि तेज तर्रार भी। जब माधव दोनों बच्चों को अपने नाना के घर से वापस लाया तो जया भागते हुए आई और अपने पापा के लिए पानी लेकर आई। पापा पापा पानी पी लो, वह कहती और माधव उसे गोद में उठाकर प्यार से गले लगा लेता। राघव और माधव ने सोचा कि अब पिता तो नहीं रहे, ऐसे में यदि कृपा की शादी करवा दी जाए तो शायद मां का दुख थोड़ा कम हो सके। डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार उन्होंने कृपा की शादी पास के गांव में तय कर दी। कृपा की पत्नी मधु शिक्षित और बुद्धिमान महिला थी, जबकि कृपा की शिक्षा साधारण थी। उसके कुछ दोस्तों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी पत्नी उसे अपने से कमतर समझेगी। हालांकि मधु इन बातों से परे एक खुशमिजाज और परिश्रमी महिला थी, लेकिन श्यामा, जो जल्दी से मधु पर हावी हो गई, ने उसे सिखाया कि उसकी सास भागवंती, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उनकी देखभाल मत करना, बस खाना बना देना। मधु ने उसकी बातें मान ली और वही किया। भागवंती चुपचाप रोती रही, लेकिन उसे सहानुभूति जताने वाला कोई नहीं था। उसका बड़ा बेटा राघव अपनी मां के लिए सामान लाता था, लेकिन श्यामा उसे भागवंती तक पहुंचने नहीं देती थी। जो भी चीजें घर में लाई जाती थी, वे भी भागवंती को नहीं मिलती थी। मधु को कभी कभी दुख होता, पर श्यामा के कठोर रवैये के आगे वह भी विवश थी। समय बीतता गया। मधु ने 2 बेटियों को जन्म दिया। लड़की की चाहत में मधु फिर गर्भवती हो गई, लेकिन तीसरी बार भी एक बेटी पैदा हुई। इसके बाद मधु के पैर फिर से भारी हो गए और उसने सोचा कि शायद अब एक बेटा हो जाएगा, जिससे उसका जीवन आसान हो जाएगा। परंतु उसका सपना टूट गया। चौथी बार भी बेटी ही जन्मी। इस बार मधु इतनी कमजोर हो गई कि वह इस कठिनाई को सहन नहीं कर सकी। पहले उसकी नवजात बच्ची का निधन हुआ और 8 दिन बाद मधु भी संसार को अलविदा कह गई। कृपा की 3 बेटियां अब अनाथ हो गई थी। बिंदु, जो 8 साल की थी, सिंधु 5 साल की और नीलो सिर्फ 3 साल की। मधु के जाने के बाद कृपा पूरी तरह से टूट गया। श्यामा को भी उस पर थोड़ा दया आ गया, लेकिन उसमें उसका स्वार्थ भी था। उसे लगा कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कर सकेंगे। इस बीच राघव भी फौज से रिटायर होकर घर लौट आया था। उसके दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर अच्छे से स्थापित हो गए थे और उसकी बेटी की भी एक सम्मानित परिवार में शादी हो गई थी।
भले ही बेटी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी न थी, लेकिन वह घर परिवार संभालने में सक्षम थी। राघव को अपने भाई कृपा के बच्चों से बहुत प्रेम था और वह उनकी खुशी का हमेशा ध्यान रखता था। भागवंती के निधन के बाद कृपा की दुनिया और अधिक अंधेरी हो गई थी। माँ और मधु दोनों का बिछोह उसके लिए असहनीय हो गया था। कृपा ने अपने घर में रहना छोड़ दिया और अधिकांश समय घर के बाहर बिताने लगा। उसके सभी बच्चे अभी नाबालिग थे और श्यामा की नकारात्मक सोच ने उन्हें कृपा के विरुद्ध कर दिया था। कुछ दिनों से कृपा की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। बुखार और भूख की कमी उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कृपा ने फोन पर माधव से कहा, भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। माधव ने कृपा से कहा, अभी मेरा वेतन रुका हुआ है, किसी से उधार लेकर डॉक्टर को दिखा लो। जैसे ही मेरा वेतन आ जाएगा मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। कृपा ने मजबूर होकर अपना धान बेच दिया और रुपये 7,000 लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, तुम्हें हेपेटाइटिस भी हो गया है और यह खतरनाक स्थिति में है। अगर दवा लगातार चलती रही तो कुछ समय तक बच सकते हो। इस खबर ने कृपा को झकझोर कर रख दिया। घर लौटने के बाद उसने सोचा, फिर भी नौकरी पर जाता रहा। उसने रुपये 7,000 धान बेचकर डॉक्टर को दिखाया था। इस बात पर श्यामा ने घर में बवाल खड़ा कर दिया। राघव ने भी उसे खरी खोटी सुनाई, जबकि राघव को सारी सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ समय बाद कृपा को फिर से डॉक्टर और दवा की जरूरत पड़ी। उसने आर्मी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उसे अनफिट करार दिया और रिटायरमेंट के कागज पकड़ा दिए। घर आकर वह पेंशन के पैसे से अपनी दवाओं का इंतजाम करता रहा, लेकिन श्यामा की बदतमीजियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अंततः कृपा बिस्तर पकड़ने को मजबूर हो गया। सुरेखा का बेटा सुबोध कृपा को बनारस के अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लेकर गया और उसने राघव और माधव को खबर दी। दोनों मामा बनारस पहुंचे, जहां कृपा अस्पताल में भर्ती था। माधव ने उसकी देखभाल की। डॉक्टर ने माधव को बताया, यह हेपेटाइटिस बी के अंतिम चरण में है, कभी भी कुछ हो सकता है। माधव जानता था कि उसकी भाभी ने भैया के कान में कृपा के खिलाफ जर घोला है। उसने बड़े भाई को सच्चाई बताई और कहा, भैया, अंतिम समय में भाई से मिल लो। राघव बनारस भागा भागा आया। बड़े भाई के आने के 3 घंटे बाद कृपा ने माधव को बुलाया और कहा, भैया, अब मैं जा रहा हूं। आज से मेरे बच्चों के माँ बाप तुम ही हो। ये कहकर कृपा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। राघव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपनी पत्नी की वजह से अपने भाई को जलील किया था और यही वजह थी कि उसका परिवार बिखर गया। घर लौटने पर राघव ने श्यामा को खूब फटकारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। कृपा के दाह संस्कार के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। माधव हर महीने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भेजता और राघव उनके कपड़े और दूसरी जरूरतों का ख्याल रखता। दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलकर हर काम करते। एक दिन माधव ने राघव से कहा, भैया, मुझे लगता है कि हमें बैंक से लोन लेकर एक साझा खाता खोलना चाहिए ताकि दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। जब जरूरत पड़ेगी तब पैसा कहां से आएगा? एक शिक्षक की नौकरी से इतना बड़ा खर्च एक बार में नहीं हो सकता। राघव ने हामी भरी और माधव ने बैंक से रुपए 5 लाख का लोन लेकर साझा खाता खोल दिया। दोनों भाई हर महीने अपनी तनख्वाह से लोन की किस्तें चुकाने लगे। माधव का बड़ा बेटा राम MBA करने के बाद एक निजी संस्थान में नौकरी करने लगा। उसकी पढ़ाई भी शैक्षिक ऋण के माध्यम से हुई थी, जिसे नौकरी लगने के बाद चुकाना था। शुरुआती दिनों में राम नियमित रूप से शैक्षिक ऋण का भुगतान करता रहा। इस बीच उसकी शादी
सुधा नामक पढ़ी लिखी लड़की से तय हो गई। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और घर में पढ़ी लिखी बहू आ गई। शादी के 3 महीने बाद राम ने कहा, इस महीने देर हो गई है, मैं बैंक जा रहा हूं शैक्षिक ऋण का भुगतान करने के लिए। इस पर सुधा बोली, मेरे पिता ने भी शैक्षिक ऋण लिया था। जब समय समाप्त हो गया तो उन्होंने एक आवेदन दिया था कि वह ऋण नहीं चुका सकते। इसके बाद केवल रुपए 1,50,000 ही देने पड़े और बाकी का कर्ज माफ हो गया। आप भी ऐसा ही करें। राम कुछ कहता उससे पहले ही श्यामा ने हस्तक्षेप किया, बहुत सही कह रही है। अगर तुम्हारा पैसा कटता है तो जो बचेगा उसे दूसरे काम में लगा लेना। राम की बड़ी बहन ने भी मां का समर्थन किया। धीरे धीरे ऋण का बोझ बढ़ता गया। जब भी राघव पूछते, राम लोन चुकाया, तो राम चुप हो जाता और श्यामा तथा सुधा राघव को शांत कर देती। 3 साल बीत गए और ब्याज बढ़कर रुपए 5 लाख से अधिक हो गया। एक दिन राघव के हाथ में बैंक और कोर्ट से नोटिस आ गया, जिसमें कहा गया था कि यदि रकम नहीं चुकाई गई तो बैंक में जमा धनराशि और खेती की जमीन जब्त कर ली जाएगी। राघव इस लोन का गारंटर था। उस समय माधव की पत्नी कविता भी घर में मौजूद थी। उसने कहा, भैया जी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन राघव का गुस्सा काबू से बाहर था। उसने राम और श्यामा को खूब खरी खोटी सुनाई। बेवकूफ, अगर एक बार भी हमें बता दिया होता कि लोन नहीं चुका पा रहे हो तो हम अपनी पेंशन से रुपए 10,000 हर महीने देकर इसे चुकता कर देते। अब तो न घर के रहे न घाट के। माधव के साथ जो साझा खाते में रुपए 5 लाख बिंदु की शादी के लिए रखा गया था, वह भी बैंक ने कर्ज चुकाने के लिए काट लिया। थोड़ा जो बचा था उसे अगली किस्त में देने का नोटिस आ गया। इसी बीच राघव के छोटे बेटे श्याम की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया बीएसएससी पास थी, परंतु उसके पास डिग्री थी, ज्ञान नहीं। श्यामा ने अपनी देवरानी कविता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, वही रवैया उसने अपनी बहुओं पर भी थोप दिया। बड़ी बहू सुधार चुप रहती, लेकिन सास के प्रति उसके मन में खटास थी। मैं रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर रहती थी और इस स्थिति में प्रिया बेचैन थी। कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता था। उसे केवल ताने ही नहीं बल्कि खाने पीने और अन्य चीजों पर भी पाबंदियों का सामना करना पड़ता था। साबुन और जरूरत की चीजें भी माप तौल कर दी जाती, लेकिन प्रिया मानसिक रूप से कमजोर नहीं थी। उसने भांप लिया कि यदि वह चुपचाप सहती रही तो लोग उसे दबाते ही रहेंगे। प्रिया ने श्यामा से सीधा मुकाबला करने का निर्णय लिया। श्यामा के एक कटाक्ष के बदले वह 4 सुना देती। कभी कभी ऐसा लगता था कि कहावतें साकार हो रही है, जैसे को तैसा। इसी बीच राम एक पुत्र का पिता बना और श्याम के घर एक प्यारी बेटी ने जन्म लिया। राघव, जो घर के तनाव से पहले ही दवाइयों का सहारा ले रहा था, ने स्थिति बिगड़ती देख दवाई छोड़ दी, जिससे घर का कलह और बढ़ गया। एक दिन राघव को ब्लड प्रेशर के कारण लकवे का अटैक आया। किसी तरह जान तो बच गई, लेकिन दिमाग में खून का थक्का जम गया और राघव बिस्तर पर पड़ा रहने को मजबूर हो गया, मानो बिस्तर ही उसका स्थायी ठिकाना बन गया हो। इस मुश्किल घड़ी में माधव और कृपा की बेटियां बिंदु और सिंधु अपने बड़े पिताजी की सेवा में जुट गईं। राम और श्यामा ने धीरे धीरे दूरी बना ली, जबकि छोटा बेटा श्याम और उसकी पत्नी प्रिया ने ससुर की देखभाल की। 3 साल तक राघव ने यह कष्ट झेला और अंततः दुनिया को अलविदा कह दिया। राघव के जाने से श्यामा को कोई विशेष दुख नहीं हुआ, मानो उसने पहले ही इस दुख को भुला दिया हो। घर की सारी जिम्मेदारी अकेले माधव के कंधों पर आ गई। वह एक शिक्षक था, जिसके पास 4 बेटियों और एक बेटे की पढ़ाई का भार भी था। निरंतर संघर्ष करते करते वह खुद भी ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। उसकी पत्नी कविता ने कभी भी उसके काम में दखल नहीं दिया
और उनके बच्चे भी किसी तरह की शिकायत नहीं करते थे। लेकिन संपन्न जीवन जीने का सपना उनके लिए एक मृग तृष्णा ही रहा, क्योंकि परिवार का गुजारा चलाने में माधव हमेशा आर्थिक संकट से जूझता रहा। कई रातें वह बिना सोए गुजार देता, ये सोचते हुए कि आगे क्या करना है। राम और श्याम अपने चाचा का सहारा नहीं बन पाए, बल्कि वे हमेशा यही रटते रहते कि उनके पास पैसे नहीं बचते। बावजूद इसके माधव हर महीने 15,000 रुपये भेजता, ताकि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा चल सके। लेकिन इस कुर्बानी का कोई मूल्य नहीं समझा गया। श्यामा हर किसी से कहती कि वे तो खेत की फसल खा रहे हैं और असल कमाई का श्रेय उसके बड़े बेटे को जाता है, जो बच्चियों की पढ़ाई का सारा खर्च उठा रहा है। माधव अक्सर कहता, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। एक ओर मैं खर्चों का बोझ उठा रहा हूं और दूसरी ओर भाभी मेरी बदनामी करती फिरती है। वह हमेशा अपने बेटे की प्रशंसा करती, मेरा बेटा ही उन बेसहारा बच्चियों की देखभाल कर रहा है। अब जबकि बिंदु बड़ी हो चुकी थी, माधव ने उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन हर जगह उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लोग सोचते कि लड़की के माता पिता नहीं है तो दहेज नहीं मिलेगा। समाज की यह सोच माधव को भीतर तक कचोटती। छुट्टियों में घर लौटकर वह अच्छे रिश्ते की खोज में भटकता रहता, लेकिन बड़ी मां के चलते लड़कियों को संपूर्ण शिक्षा मिल नहीं सकी। जो मिला वह केवल स्वार्थ की परिभाषा थी। माधव जब भी निराश होता, अपनी तकलीफें कविता से साझा करता और कविता हमेशा उसकी ढाल बनती। पर समाज में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उन बच्चियों को अपनाने का जज्बा रखे। अंततः माधव ने सारी आशाएं ईश्वर पर छोड़ दी। उसकी प्रार्थनाएं सुनी गईं और एक परिवार ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दहेज की मांग 8 लाख नकद थी, साथ ही एक गाड़ी, कपड़े, गहने और फर्नीचर। थक हार कर माधव ने हामी भर दी। वह अब परिस्थितियों से हार चुका था। शादी बैसाख में तय हुई ताकि तैयारी व्यवस्थित ढंग से हो सके। माधव ने जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे उसमें भी कमी पड़ी तो उसने फिर से कर्ज लिया। पिछली शादी का उधार पहले से सिर पर था, लेकिन बिंदु की शादी के लिए भी कर्ज लेना पड़ा। उसने दहेज में 2 पहिया वाहन दिया। लड़का विक्रम एक निजी कंपनी में काम करता था और उसके पिता किराना दुकान चलाते थे। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था और खाने पीने में किसी कमी का अनुभव नहीं होता था। शादी का समय नजदीक आते ही राम, श्याम और उनकी पत्नियां सबसे पहले पहुंच गईं। रेखा, सुरेखा और नीतू भी बिंदु की शादी में शामिल हुई। बहुएं तैयारियों में लगी रही, लेकिन पैसों के मामले में सहयोग देने से बचती रही। माधव ने ईश्वर की मन्नत पूरी करने के लिए गले की चेन, अंगूठी और बिंदु के लिए बाली, पायल, बिछिया जैसी चीजें खरीदी। फर्नीचर, बर्तन और अन्य सामान की खरीदारी भी की, ताकि बारात का सम्मानजनक स्वागत हो सके। इस सब ने माधव पर कर्ज का बोझ और बढ़ा दिया। शादी के बाद विदाई की रस्मों में भी पूरा खर्च माधव ने ही उठाया। विक्रम देखने में जितना आकर्षक था, उतना ही स्वार्थी और लालची स्वभाव का निकला। बिंदु की विदाई के बाद माधव भीतर से टूट चुका था। सिंधु और नीलू अपनी बहन के जाने से अकेली पड़ गई और मन ही मन उदास रहने लगी। माधव ने थोड़ी राहत की सांस ली कि कृपा की एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। अब उसकी चिंता सिंधु और ज्योति को लेकर थी। अगर ईश्वर की कृपा रही तो उनकी भी जिम्मेदारी निभा ली जाएगी। माधव की बेटी ज्योति पढ़ाई में बेहद होशियार थी और उसकी इच्छा थी कि वह और उसका भाई वैभव पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करें। वैभव ने बीटेक के बाद एमटेक में दाखिला लिया और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए भी माधव ने शिक्षा लोन लिया था। माधव की पूरी पगार से लोन की किस्तें भरनी होती, जिससे घर के खर्च के लिए बहुत कम बचता। उसी में कविता की दवाइयों और राशन पानी का खर्च चलता। कभी कभी कविता सब्जी पकाती
तो दाल नहीं बनती, और दाल पकती तो सब्जी का इंतजाम नहीं होता। खर्चों में कटौती करना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। राम और श्याम को लगा कि चाचा काफी परेशान है, लेकिन मदद के नाम पर वे हमेशा यही बहाना बनाते, हमारे पास पैसे नहीं बचते। दोनों ने अपनी मां से कहा कि चाचा की सहायता कर देनी चाहिए, लेकिन श्यामा का जवाब ठंडा था। अरे, उनकी तो कभी पैसों की तंगी नहीं होती। बिंदु की शादी में इतने बड़े खर्चों का प्रबंध कहां से हुआ? ये राम और श्याम के मन में भी सवाल बना रहा। जब राम ने मां की बात सुनी तो वह चुप रह गया, शायद यह सोचकर कि मां के शब्दों में भी सच्चाई थी। उधर माधव अपनी सेवा से निवृत्ति के करीब पहुंच चुका था और उसकी चिंता अब सिंधु और ज्योति की शादियों को लेकर बढ़ती जा रही थी। उसके पास न पर्याप्त जमा पूंजी थी और नान के कर्ज अभी भी लटक रहे थे। वैभव भी एमटेक के अंतिम वर्ष में था, जिससे पढ़ाई का खर्च अब और भी अधिक हो गया था। माधव ने सिंधु के लिए वर तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन कर्ज के बोझ ने उसे हर निर्णय में उलझन में डाल दिया। आखिरकार रिटायरमेंट का दिन आ ही गया, परंतु जितनी उम्मीद थी उतने पैसे हाथ में नहीं आए। जीपीएफ से जो रकम निकाली थी उसमें भी कटौतियां कर दी गईं। एक जगह सिंधु के लिए एक सरकारी अफसर का रिश्ता आया, लेकिन उसकी केवल एक शर्त थी, लड़की इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी होनी चाहिए और हर प्रकार की बातचीत में दक्ष हो। माधव ने साफ साफ कहा, मेरी 2 बेटियां हैं, एक हिंदी मीडियम से पढ़ी है और दूसरी अंग्रेजी मीडियम से। आपको जो उपयुक्त लगे उसी के लिए बात आगे बढ़ाई। लड़के वालों ने ज्योति का बायोडाटा देखकर रुचि दिखाई। जब वे ज्योति से मिलने आए तो उसकी समझदारी और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि रिश्ते के लिए तुरंत हामी भर दी। सौभाग्य से ज्योति भी अब नौकरी में आ चुकी थी और लड़के वाले किसी दहेज की मांग नहीं कर रहे थे। उनका कहना था, जो कुछ आप बेटी को देना चाहते हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें इतनी योग्य लड़की सौंप रहे हैं। माधव ने ज्योति की शादी साधारण और सादगीपूर्ण तरीके से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे लड़के वालों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शादी के लिए माधव ने बेटी के गहने, गले की चैन, अंगूठी, पायल, बाली और बिछिया खरीदी। वर के लिए भी एक चैन, अंगूठी, घड़ी और वस्त्र की व्यवस्था की, परंतु गाड़ी देने की शर्त पूरी करना माधव के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसे अब सिंधु की शादी की तैयारी भी करनी थी। ज्योति की शादी में दोनों परिवारों ने मिलकर एक सादे समारोह का आयोजन किया, जिसमें सिर्फ नजदीकी रिश्तेदार शामिल हुए। वर गौरव बेहद सुलझा हुआ और सामाजिक व्यक्ति था। शादी के बाद प्रतिभोज भी बेहद सरल रखा गया। हालांकि माधव ने किफायती ढंग से शादी की, लेकिन उसकी पूरी पेंशन और जमा पूंजी इस आयोजन में खत्म हो गई। मात्र 2 लाख रुपए ही शेष रहे। इस पूरे खर्च में राम, श्याम या किसी भतीजे ने कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया, जिससे माधव का मन थोड़ा खिन्न था। अब अगली चिंता सिंधु की शादी की थी। किसी तरह एक उपयुक्त रिश्ता सामने आया। लड़का रोहित एक बैंक में क्लर्क था और माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, मगर इस रिश्ते के साथ भी शर्तें जुड़ी थी। 10 तोला सोना, एक कार और गृहस्थी के सामान की मांग की गई। माधव ने अपने कर्तव्यों से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसे तय करना था कि सिंधु की शादी भी अच्छे से संपन्न हो, लेकिन इतने बड़े खर्चों के लिए उसे अपने खेत बेचने की योजना बनानी पड़ी। जब इस बात की भनक श्यामा को लगी तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। श्यामा ने तीखे स्वर में कहा, माधव, तुम आखिर क्यों खेत बेचने की सोच रहे हो? पहले जमीन का बंटवारा होगा, फिर अपने हिस्से का जो भी हिस्सा है उसे बेचो या कहीं से प्रबंध करो। यह पहली बार था जब माधव ने खुलकर भाभी से बहस की थी। उसने कहा, भाभी, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो इस मुद्दे पर सोचना ही क्यों पड़ता?
हमारे पास बस रुपये 2 लाख ही बचे हैं और इतने में सिंधु का विवाह कर पाना संभव नहीं है। श्यामा ने ठंडे लहजे में उत्तर दिया, ठीक है, पहले जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, फिर शादी की सोचना। लेकिन इस मुद्दे की उलझन यही खत्म नहीं हुई। उधर बिंदु के पति विक्रम ने माधव से कहा, चाचा जी, अगर आप खेत बेचने ही वाले हैं तो ध्यान रखिए कि हमारे ससुर जी के पास कोई बेटा नहीं है। उनकी तीनों बेटियों को बराबर हिस्सा दे दिया जाए। इस सुझाव ने माधव को और उलझन में डाल दिया। माधव पहले से ही इस कदर थक चुका था कि कई बार उसे लगता, काश मैं इस जीवन में ही ना होता तो बेहतर होता। उधर श्यामा अड़ी रही कि जमीन के 3 हिस्से होने चाहिए, एक राम के लिए, दूसरा श्याम के लिए और तीसरा वैभव के नाम। लेकिन इस पूरी बातचीत में बेटियों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। अगर माधव श्यामा की बात मानता तो उसकी तीनों बेटियां बिंदु, सिंधु और ज्योति बिना किसी अधिकार के वंचित रह जाती। वहीं अगर वह विक्रम के सुझाव को अपनाता तो उसे जमीन तीनों बेटियों को सौंपनी पड़ती। यह दुविधा उसकी रातों की नींद उड़ा चुकी थी। आखिरकार माधव ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि बेटियों को उनके पिता की संपत्ति से वंचित करना अन्याय होगा। उसने कोर्ट में याचिका दायर की और अपने हिस्से की जमीन तीनों बेटियों के नाम कर दी। श्यामा ने घर में हंगामा तो मचाया, लेकिन माधव अपने फैसले पर अड़िग रहा, क्योंकि उसे बेटियों के भविष्य की चिंता थी। इस बंटवारे के बाद बिंदु के ससुराल वाले उस जमीन के मालिक बन गए। सिंधु की शादी के संदर्भ में भी माधव ने उसके ससुराल वालों से बात की। उसने स्पष्ट कहा, मैंने यह जमीन सिंधु के नाम कर दी है। अब आप चाहे तो इसे बेचकर अपनी जरूरत का सामान खरीद लें या चाहिए तो इसे अपने पास रखिए। बारात का स्वागत मैं पूरे सम्मान के साथ करूंगा। सिंधु के ससुराल वालों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और शादी की तिथि तय कर दी गई। माधव ने बड़े प्रेम से बारात का स्वागत किया और अपनी बची खुची जमा पूंजी से सिंधु और उसके पति को गहने भेंट किए। लेकिन इस सब के बाद माधव के हाथ पूरी तरह खाली हो गए। घर में अब रोज रोज का तनाव चलने लगा। श्यामा की तानेबाजी ने माधव का जीना मुश्किल कर दिया। इसी बीच श्यामा की तबीयत बिगड़ने लगी। माधव यह सब देख नहीं सका और उसने अपनी भाभी के इलाज का प्रबंध करवाया। उसने राम और श्याम को भी खबर भेजी कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों बेटे आए और मां को अपने साथ ले गए, लेकिन मां केवल 6 महीने ही बेटों के साथ रह पाई। वह उस माहौल में खुद को कभी सहज महसूस नहीं कर सकी। शुरुआत में 3 महीने राम के पास और फिर 3 महीने श्याम के पास बिताए। दोनों ने अपनी बहुओं का जिस तरह व्यंग्यपूर्ण तानों से स्वागत किया, उसी प्रकार की प्रतिकृति बहुओं ने भी उनके प्रति दिखाई। 6 महीने बीतने के बाद श्याम घर वापस लौटी और जो फसल खेत से प्राप्त होती वही उसका आहार बन गई। माधव के जीवन में अब एक अंतिम जिम्मेदारी शेष थी, नीलू की शादी। जल्द ही नीलू के लिए एक योग्य वर की खोज आरंभ हुई और एक उत्तम परिवार का चयन किया गया। नीरज, जो पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था और गोरखपुर से था, को नीलू के लिए वर के रूप में चुना गया। माधव ने नीलू की शिक्षा को भी पूरा कराया था, उसे बीएड करवाया और बाकी सभी बेटियों की तरह उसे भी शादी के गहने दिए। जेठ के महीने में नीलू की शादी का शुभ समय निश्चित किया गया। नीलू की शादी में रेखा, सुरेखा, बिंदु और सिंधु सभी शामिल हुए और उनके पति भी साथ थे। ये माधव के जीवन की अंतिम बड़ी जिम्मेदारी थी। बारात का स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। सभी बेटियों और जमाई को भी विदाई सम्मान पूर्वक दी गई, जिसमें कपड़े, मिठाई और फल शामिल थे। इन सारी तैयारियों में वैभव ने भी कुछ सहयोग दिया और माधव ने अपने हिस्से की कुछ जमीन बेच दी। परंतु श्यामा का असंतोष फिर भी समाप्त नहीं हुआ। उसने पुनः माधव से कहना शुरू कर दिया, तुम अपनी जमीन नष्ट कर दोगे,
अब इस घर में क्या बचा है, इसे बेच दो, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। माधव, जो अब अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था, आखिरकार अदालत की शरण में गया और अपने हिस्से की जमीन अपनी भाभी के नाम कर दी। उसने कहा, भाभी जी, पिता की जमीन के लिए तुम्हारे पास अब कोई मलाल न रहे। जो कर्ज तुम्हारे ऊपर था, हम उसे चुका चुके हैं। अब हमारे पास न तो तुम्हारा घर है, न ही तुम्हारा खेत। अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं और इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोग यहाँ खुशी से रहो। ये कहते हुए माधव कविता को लेकर घर से चला गया। वह प्रतिष्ठित घर, जिसे कभी क्षेत्र में प्यार और अपनापन के लिए जाना जाता था, आज अपनी सारी इज्जत खो बैठा था। दोस्तों, ये वही कहानी है जो बताती है कि एक महिला के हाथ में होता है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर चाहे तो उसे बर्बाद भी कर सकती है। श्यामा की गलत फैसले और उसकी अनियंत्रित इच्छाओं ने पूरे घर को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। एक महिला यदि सही राह चुनती है तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और यदि वह गलत रास्ता अपनाए तो वही घर नरक में बदल सकता है। एक सुदूर गांव में पुरुषोत्तम नामक अत्यंत निर्धन व्यक्ति निवास करता था। उसकी गरीबी इतनी प्रचंड थी कि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। एक दिन जीवन में समृद्धि लाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर वह धनार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान कर गया। उसने आवश्यकताओं के कुछ सामान साथ रख लिए और यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल के पथ पर चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर उसकी प्यास जाग उठी। जब उसने कुएं के भीतर झांक कर देखा तो उसकी आंखों के सामने विचित्र दृश्य उभरा। कुएं के भीतर एक शेर, एक सांप और एक व्यक्ति हाथ में खंजर ले खड़े थे। पुरुषोत्तम को ऊपर देखकर शेर ने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा, हे भाई, कौन हो तुम? तुम बिल्कुल सही समय पर यहां आए हो। कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। मैं कई दिनों से इस कुएं में फंसा हुआ हूं। मेरी मदद करो। शेर की विनती सुनकर पुरुषोत्तम थोड़ा पीछे हट गया और कहने लगा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? यदि मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम बाहर आकर सबसे पहले मुझे ही मार डालोगे। तुम्हारे जैसे जंगली जानवर पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? शेर ने नरम स्वर में कहा, भाई, मैं खुद बड़ी मुसीबत में हूं। भला मैं तुम्हारा अहित क्यों करूंगा? मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा वादा है, मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। शेर की करुण याचना से पुरुषोत्तम के मन में दया उमड़ पड़ी। उसने सोचा, कभी कभी परोपकार भी पुण्य का काम हो सकता है। उसने रस्सी कुएं में डाली और शेर को बाहर खींच लिया। शेर ने तुरंत कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ की दूसरी ओर एक गुफा में रहता हूं। अगर कभी तुम पर कोई संकट आए तो बेझिझक मेरे पास चले आना। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके बाद कुएं के भीतर से सांप की आवाज आने लगी। सर्प बोला, अरे, मैं तो सीधा साधा हूं। जैसे तुमने शेर को कुएं से बाहर निकाला, वैसे ही मुझे भी इस गहरे कुएं से बाहर निकाल दो। इस समय मैं बेहद असहाय हूं। मुझ पर यह उपकार कर दो। पुरुषोत्तम ने जवाब दिया, नहीं भाई, तुम तो एक सर्प हो और तुम्हारी फितरत ही यही है कि तुम किसी न किसी को काटते ही हो। अगर मैंने तुम्हें कुएं से बाहर निकाला तो तुम मुझे काट ही दोगे। सर्प ने फिर निवेदन किया, अरे भाई, क्या कोई अपने मददगार को काटता है? क्या कोई अपने उद्धारकर्ता को क्षति पहुंचाता है? लेकिन पुरुषोत्तम ने फिर से मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। सर्प का स्वभाव ही दुष्टता का होता है। कहा भी गया है, चाहे सर्प को जितना भी दूध पिलाओ, पर दन से बिना नहीं रहेगा। इसी कारण से मैं तुम्हारे वचनों पर विश्वास करने की मूर्खता नहीं कर सकता।
सर्प बार बार विनती करता रहा, भाई मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सर्प की बार बार प्रार्थना सुनकर पुरुषोत्तम का हृदय पिघल गया। अंततः उसने दया दिखाते हुए सर्प को कुएं से बाहर निकाल दिया। सर्प बाहर आकर बोला, भाई तुमने मेरी सहायता की है। अगर तुम कभी किसी संकट में फंसे तो बस मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। यह मेरा तुमसे वचन है, सर्प ने गंभीरता से कहा। पुरुषोत्तम ने प्रत्युत्तर दिया, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो फिर स्वयं क्यों नहीं बाहर निकल आए? सर्प ने उत्तर दिया, हे मनुष्य, मैं कोई साधारण सर्प नहीं हो, बल्कि नागलोक का राजकुमार हो। एक श्राप के कारण मुझे इस पृथ्वी लोक पर एक सामान्य सर्प का जीवन जीना पड़ा और मेरी सभी दिव्य शक्तियां मुझसे छीन ली गईं। परंतु 2 दिन पश्चात मेरा यह श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं पुनः नागलोक लौट जाऊंगा। मेरी सभी शक्तियां मुझे पुनः प्राप्त होंगी। इसलिए यदि तुम्हें कभी भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो तुम मुझे नागराज प्रकट हो कहकर 3 बार पुकारना। जहां भी तुम होंगे मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद सर्प कुएं के पास बैठ गया। पुरुषोत्तम ने कहा, ठीक है नागराज, यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं अवश्य तुम्हें याद करूंगा। तभी अचानक कुएं से एक आदमी की आवाज आई, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। पुरुषोत्तम जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, सर्प ने उसे चेताया, भाई इस आदमी की सहायता मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, परंतु यह एक बड़ा धोखेबाज है। शेर ने भी उसी समय पुरुषोत्तम से कहा, यह आदमी तुम्हें क्षति पहुंचा सकता है, यह बड़ा कुख्यात चोर है। सर्प और शेर दोनों एक स्वर में बोले, यदि तुम इसकी सहायता करोगे तो तुम स्वयं मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह सहायता के योग्य नहीं है। जो इसे मदद करेगा यह उसी के विरुद्ध जाएगा। इतना कहकर शेर और सर्प वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कुएं में फंसा हुआ आदमी गिड़गिड़ाने लगा, भाई तुमने सांप और शेर की तो मदद की, मेरी भी जान बचा लो, मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, लेकिन ये जानवर तुम्हारी निंदा कर रहे थे। इससे प्रतीत होता है कि तुम कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आदमी बोला, भाई तुम इन जानवरों की बातों में मत आओ, मैं तो इनसे किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंचा हूं। शायद इसी कारण ये मेरी बुराई कर रहे हैं। आदमी फिर से रोने और चिल्लाने लगा। उसकी हालत देखकर पुरुषोत्तम को दया आ गई। उसने मन में सोचा, चलो इस आदमी को भी बाहर निकाल देते हैं। पुरुषोत्तम ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाला। बाहर आते ही आदमी ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, तुम्हारा ये उपकार मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। पुरुषोत्तम ने जवाब दिया, भाई इसमें उपकार जैसी क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। परंतु ये तो बताओ, तुम हो कौन? आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक सुनार हूं और पास के राज्य स्वर्णपुरी में रहता हूं। अगर कभी मेरे लायक कोई काम हो तो मेरे घर अवश्य आना। इतना कहकर वह सुनार वहां से चला गया। इसके बाद पुरुषोत्तम ने कुएं से पानी पिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। लंबी यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले नौकरी ढूंढने का प्रयास किया। वह एक सेठ की दुकान पर गया और विनम्रता पूर्वक पूछा, सेठ जी, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? सेठ ने उत्तर दिया, नहीं भाई, अभी कोई काम नहीं है। इस प्रकार पुरुषोत्तम ने कई दुकानों पर काम की तलाश की, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। अंततः वह निराश होकर लौट आया। बार बार कोशिश करने के बाद भी उसकी तकदीर ने साथ नहीं दिया। अपने दुर्भाग्य से खिन्न होकर उसने सोचा,
अब मैं अपने परिवार के सामने किस मुंह से जाऊंगा? मेरे जैसे अभागे को तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। हताशा में डूबे पुरुषोत्तम के मन में आत्महत्या का विचार गहराने लगा, लेकिन तभी उसे सांप और शेर की याद आई। उन्होंने कठिन समय में सहायता का वचन दिया था। उसने सोचा, क्यों ना उन तीनों को आजमाया जाए, शायद वे मेरी मदद कर सकें। आत्महत्या का विचार त्याग कर पुरुषोत्तम नगर के बाहर जाकर पहाड़ पार करता हुआ उस जंगल में पहुंचा जहां शेर की गुफा थी। शेर उसे देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और गुफा से बाहर आकर बोला, मित्र, तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूं? पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, शेर भाई, असल में मैं बहुत गरीब हूं। न मेरे पास धन है, न कोई रोजगार। अगर किसी प्रकार मेरे घर के लिए धन की व्यवस्था हो जाए तो मैं वापस लौट जाऊंगा, अन्यथा मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शेर ने गंभीरता से कहा, मित्र, इतना निराश मत हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। शेर ने अपनी गुफा में जाकर थोड़ी देर के बाद वापसी की। उसके जबड़े में एक कीमती रत्नों से जड़ा सोने का हार था। उसने वह हार पुरुषोत्तम के सामने रखकर कहा, मित्र, यह लो। इस हार को बेचकर तुम्हारी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। इसकी कीमत इतनी अधिक है कि अब तुम्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। हार की चमक ने पुरुषोत्तम की आंखों में एक नई चमक भर दी। उसने वह हार उठाकर अपनी पोटली में सुरक्षित रखा और शेर का आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुमने सच में आज मेरी मदद की है, मेरा जीवन संवार दिया। इसके बाद शेर को धन्यवाद देकर पुरुषोत्तम अपने घर की ओर रवाना हुआ। वह घर लौटते समय खुशी से भर गया था। उसकी यात्रा आखिरकार सफल हो गई थी। उसने सोचा, इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौटूंगा। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। इस हार से मिले धन से अब हमारे कठिन दिन समाप्त हो जाएंगे और हम आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन तभी एक विचार उसके मन में आया, मैं इस हार को बेचूं तो कहां बेचूं? अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। मैंने उसकी जान बचाई थी, वह निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा, उसने सोचा। पुरुषोत्तम ने सुनार की मदद लेने का निर्णय किया और स्वर्णपुरी राज्य की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर वह सीधा सुनार के घर गया। सुनार ने जब पुरुषोत्तम को देखा तो वह खुशी से भर गया और बोला, कहो मित्र, आज कैसे आना हुआ? पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, मित्र, मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूं। मेरे पास एक कीमती हार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे दामों पर बेचवा दो। इतना कहकर पुरुषोत्तम ने वह हार निकालकर सुनार को दिखाया। सुनार ने हार को देखते ही सोचा, ये इतना कीमती हार इस गरीब पुरुषोत्तम के पास कैसे आ गया? यह तो राजकुमार का हार है जिसे मैंने ही राजकुमार के लिए बनाया था, और राजकुमार तो शिकार पर गया था, अब तक लौटकर नहीं आया। सुनार को याद आया कि राजा ने घोषणा की थी कि जो भी उसके पुत्र का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा के इनाम का लालच सुनार के मन में जाग उठा। पुरुषोत्तम से अपनापन जताते हुए सुनार ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इस बेशकीमती हार के बारे में मुझे किसी कुशल जौहरी से परामर्श लेना होगा ताकि तुम्हें इसके सही दाम मिल सकें। ये कहकर सुनार ने हार अपने पास रख लिया और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उसने पुरुषोत्तम से कहा, मित्र, तुम यही कुछ समय के लिए ठहरो, मैं जौहरी से मिलकर आता हूं। फिर वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, यह मेरे मित्र है, इन्हें भोजन करवाओ और आराम का प्रबंध करो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। इतना कहकर सुनार घर से निकल पड़ा और सीधा राजा के महल में जा पहुंचा। राजा के सामने नतमस्तक होते हुए सुनार ने कहा, महाराज, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूं।
उसने वह हार राजा को सौंपते हुए कहा, महाराज, यह वही हार है जिसे मैंने राजकुमार के लिए अपने हाथों से बनाया था। एक व्यक्ति इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है और मैंने उसे अपने घर पर ही बैठाकर रखा है। राजा ने हार को देखते ही पहचान लिया और अत्यधिक क्रोधित होकर बोला, निश्चय ही उसी व्यक्ति ने मेरे पुत्र की हत्या की होगी। यह व्यक्ति मेरे बेटे का कातिल है और उसने यह हार चुराया है। राजा के क्रोध से उसकी आंखें जलने लगी। उसने गुस्से से सेनापति को आदेश दिया, तुरंत सैनिकों को लेकर उस आदमी को पकड़कर यहां हाजिर करो, वह मेरे बेटे का हत्यारा है। सेनापति तुरंत अपने सैनिकों के साथ सुनार के घर पहुंचा और पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने आवेश में आकर आदेश दिया, यह गरीब व्यक्ति ही राजकुमार का हत्यारा है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने पुरुषोत्तम को ले जाकर जेल में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो पुरुषोत्तम ने पुकार कर कहा, मुझे राजकुमार का हत्यारा क्यों ठहराया जा रहा है? मैं निर्दोष हूं। सैनिक ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, यदि तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? तो फिर इस हार का रहस्य तुम्हारे पास कैसे आ पहुंचा? और सुनार, जिसे तुम ये हार बेचने जा रहे थे, वही सुनार इस हार को राजकुमार के लिए तैयार किया था। उसने खुद आकर राजा को जानकारी दी। इसी कारण तुम पकड़े गए हो। अब तुम बच नहीं सकते। कुछ ही दिनों में राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद पुरुषोत्तम गहरे चिंतन में पड़ गया। यह समस्या तो मेरे लिए अत्यंत कठिनाई खड़ी कर चुकी है। अब मैं क्या करूं? इस राज्य में मेरा कोई मददगार भी नहीं है। प्रभु, मेरी रक्षा करो। उसने सोचा, यदि मुझे फांसी हो जाती है तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक उसे वह सांप याद आया जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। पुरुषोत्तम ने तुरंत हाथ जोड़े और 3 बार सांप को पुकारा, हे नागराज, कृपा कर आज मेरी सहायता करो। आपने वचन दिया था कि संकट की घड़ी में आप मेरी मदद करेंगे। 3 बार पुकारने पर नागराज प्रकट हुआ और पूछा, मित्र, तुमने मुझे क्यों पुकारा? पुरुषोत्तम ने दुखी स्वर में कहा, मित्र, मैं एक भयंकर मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे बेवजह कारागार में डलवा दिया है और एक अपराध का दोषी ठहरा दिया है जो मैंने किया ही नहीं। सांप ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तब पुरुषोत्तम ने हार और गिरफ्तारी की पूरी कहानी सुनाई और भावुक होकर कहा, मित्र, अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुमने वचन दिया था कि संकट के समय तुम मेरी सहायता करोगे। अब मेरी जान खतरे में है। मित्र, मैंने पहले ही तुम्हें आगाह किया था कि वह व्यक्ति ठगी में माहिर है। उसकी मदद मत करो, वह तुम्हारे लिए विपत्ति का कारण बनेगा। फिर नागराज ने पुरुषोत्तम से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो और इन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। धन के लोभी पर कभी भरोसा मत करना, वह तुम्हें धोखा देगा। पूर्व के दुश्मनों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके इरादे साफ नहीं होते। और जो व्यक्ति अनगिनत स्त्रियों और पुरुषों के साथ मेल जोल बढ़ाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वह अंततः तुम्हें धोखा देगा। इन 3 तरह के लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। चाहे कितनी भी गहरी मित्रता क्यों न हो, ये लोग तुम्हारे साथ छल करेंगे। अब जब तुमने मुझे बुलाया है तो मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने एक उपाय सोच लिया है, नागराज बोला। मैं गुपचुप रानी के कक्ष में प्रवेश करूंगा और उसे डस लूंगा, परंतु मेरे विष का असर उसे सिर्फ बेहोश करेगा। वह बेहोश हो जाएगी और किसी भी उपाय से होश में नहीं आएगी, सिवाय तुम्हारे उपाय के। तुम राजा के बगीचे से एक गुलाब का फूल तोड़कर उसे मसलकर रानी के माथे पर लगा देना। ऐसा करते ही वह होश में आ जाएगी। राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करता है। वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा और इस कारण तुम्हें आजाद कर देगा। इतना कहकर सांप वहां से फिसलते हुए
रानी के कक्ष में पहुंच गया और चुपके से रानी को डस लिया। रानी तुरंत जागी और जोर से चीखी, लेकिन अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ी। सांप खिड़की से बाहर निकल गया। जब राजा के नौकरों ने रानी को जमीन पर गिरते हुए देखा तो वे घबराकर उसकी ओर दौड़े। रानी ने जोर से चीखते हुए कहा, मुझे सांप ने काट लिया है। इसके तुरंत बाद वह अचेत हो गई। नौकरों ने भागते हुए यह समाचार राजा तक पहुंचाया कि महारानी को एक जहरीले सांप ने काटा है। यह खबर सुनते ही राजा ने अपनी चिंता में डूबकर तुरंत सेवकों को आदेश दिया, राजवैद्य को तुरंत बुलाओ, मेरी पत्नी को बचाओ, उसे जहरीले सांप ने डंस लिया है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजवैद्य ने कई औषधियां तैयार की और महारानी पर उनका प्रयोग किया, परंतु कोई उपचार कारगर साबित नहीं हो रहा था। वैद्य ने निराशा भरे स्वर में कहा, महाराज, महारानी को जिस सांप ने काटा है उसका विष अत्यंत घातक है। मेरी सभी औषधियां असफल हो रही है। फिर भी वैद्य ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, निराश न हो, आप किसी अन्य हकीम या विशेषज्ञ को बुलवाएं। शायद उनके पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे रानी जी ठीक हो जाए। ये सुनकर राजा ने तुरंत महामंत्री को आदेश दिया कि राज्य भर में घोषणा करवा दी जाए, जो कोई भी हमारी रानी का उपचार कर उसे स्वस्थ करेगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही राज्य भर में संदेश फैलाया गया। ये सुनकर कई हकीम और वैद्य राजमहल में आए और महारानी पर विभिन्न उपचार किए, परंतु कोई भी रानी को होश में लाने में सफल न हो सका। उपचार की असफलता के बाद सभी हकीम एक एक करके वापस लौटने लगे और हर प्रयास निष्फल साबित हुआ। अब यह मान लिया गया था कि सिर्फ भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। राजा इन निराशाजनक उत्तरों से टूटकर भीतर ही भीतर व्याकुल हो उठा और मन में कहने लगा, हे भगवान, महारानी किस भयंकर संकट में पड़ गई है। इस बीच जेल में बंद पुरुषोत्तम ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं महारानी का उपचार कर सकता हूं। पहरेदार कहने लगा, अरे भाई, जब बड़े बड़े वैद्य और हकीम कुछ नहीं कर पाए तो तुम जैसे सामान्य आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस पर पुरुषोत्तम ने गहरी विनती करते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं सचमुच रानी जी को बचा सकता हूं, बस मुझे महाराज के पास ले चलिए। पहरेदार ने राजा को यह बात बताई। राजा ने पुरुषोत्तम को बुलाकर कहा, अगर तुम मेरी रानी का विष न निकाल पाए तो तुरंत तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। पुरुषोत्तम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे मंजूर है महाराज। राजा के आदेश पर पुरुषोत्तम को रानी के पास ले जाया गया। पुरुषोत्तम ने राजा से निवेदन किया, महाराज, सबसे पहले मुझे आपके शाही बगीचे में जाने की आवश्यकता है। बगीचे में जाकर उसने गुलाब का एक ताजा फूल तोड़ा और महल में लौटकर उसे मसलकर रानी के माथे पर लगाया। जैसे ही उसने यह किया, महारानी तुरंत बिस्तर